हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग आरसीसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, उसी क्रम में हमने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। अब उसके आगे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए। क्वेश्चन है आपका, सब्जेक्ट आपको पता ही है, आरसीसी। ठीक है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, इसमें हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग आरसीसी के। ठीक है, एक वीडियो बन चुका था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम लोग शुरू से चल रहे हैं, और साथ साथ हम लोगों का रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर? साथ साथ हम लोगों का क्या हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, जिसके थ्रू हमारे जितने भी छोटे छोटे फार्मूले हैं या फिर जो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर होते चल रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रांग इज टेकिंग। प्लेन सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट is strong is taking is strong strong in taking in taking। इसका मतलब ये है कि जो सादा सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक है, वो अगर जब हम लेते हैं यूज़ में तो अधिक मजबूत होता है किसमें? ठीक है, वो अधिक मजबूत होता है किसमें? ठीक है, क्वेश्चन यही पूछने का मतलब है। अगर मैं यहाँ हिंदी में लिखना चाहूँ तो सादा सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में, निम्न मतलब कौन सा प्रतिबल लेगा, ठीक है, वही बताना है आपको। निम्न लेने में अधिक मजबूत होता है। ठीक है, अधिक मजबूत होता है। क्लियर? ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश में भी बोला है, इस प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रांग इन टेकिंग। तो अब यहाँ हम इसको ऑप्शन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट की बात कर रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सब कंक्रीट के केस में दे रहा था। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेसेस, तनन प्रतिबल दिया है, तनन प्रतिबल, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल। थर्ड आपका है शियर स्ट्रेसेस यानी कि इसको बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। और चौथा जो है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसको बोलते हैं बंकन प्रतिबल, बंकन प्रतिबल। ठीक है, अब बताइए कि सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में अधिक मजबूत होता है क्या भैया? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, या फिर शियर स्ट्रेस, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आप पे यहाँ पे आपको पता है कंक्रीट जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कंप्रेसिव यानी संपीड़न प्रतिबल लेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो आपका होगा सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपीड़न स्ट्रेसेस। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, आपको पता है जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, पीसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसमें सरिया का यूज, जो रिइंफोर्समेंट है उसको हम लोग नहीं डालते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आरसीसी की होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सरिया क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है,
तो ऑब्वियस जो पीसीसी में क्या होता है कि उन स्थानों पर हटाया जाता है जहाँ पर संपीड़न बलों का ही क्या होता है, मतलब मान आता है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब बात पूछे प्लेन सीमेंट कंक्रीट का तो कहीं ना कहीं वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही यहाँ पे वो अधिक लेने में मजबूत होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह हम लोग लिख के पढ़ेंगे तो शायद बेटर रहेगा, और समझते चलेंगे जो फार्मूले यूज होने वाले होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दें, जैसे आपको पता है कि जो आपका कंक्रीट होता है, ठीक है, जो आपका कंक्रीट होता है वो आपका स्ट्रांग होता है किसमें, कंप्रेशन में। ठीक है, और स्टील जो होता है आपका, स्टील जो होता है आपका टेंशन में होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, चलिए, ये बात आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा। ठीक है, क्लास को थोड़ी सी भी आपको बताया था मैंने, आपको वहाँ से पता होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद से आपको जस्ट फार्मूला हमने बताया था, इसका मैं ऑप्शन तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसका जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, या तो फिर देखो दो तरह से बन सकते हैं, इस पे दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या तो किसी ग्रेड का कंक्रीट दिया होगा और वहाँ से आपको ईसी की वैल्यू पता करना होगा, या फिर वो फार्मूला आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछ लेगा आपसे, फार्मूला पूछ लेगा। ठीक है, ये आपके दो टाइप से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ईसी से। ठीक है, ई सी से। ठीक है, और अगर आपका ग्रेड दिया है, ठीक है, या फिर वो फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको फार्मूले से भी आप पहचान सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, और ग्रेड दिया हुआ है तो उसमें आप वैल्यू पुट करके आप उसको निकाल सकते हो। जैसे, ठीक है, जैसे जो इसका फार्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हर जगह पूछा हुआ है। इस चीज़ को है छोटा फार्मूला, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो है इम्पोर्टेंट है। 5000 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, ये आपके नए कोड के अकॉर्डिंग है, अगर वही आपका पुराना कोड होता तो वह 5700, 5000 की जगह कितना हो जाता है, 5700 हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जगह मैंने देखा इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी एक क्वेश्चन फिर पूछा हुआ है कि फार्मूले बेस पे ही पूछा हुआ था, जस्ट आपको फार्मूला याद है तो आप वहाँ पे कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिपेंड करना है कि क्वेश्चन में जो आपका होगा वह आपका पुराना कोड भी और पुराने जो नए कोड में संशोधन हुआ 2000 के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो आपको बस वहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोड किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, किस कोड के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर, इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको फार्मूला पहले वीडियो में ही, कि जब भी आपका कंक्रीट का आनमन सामर्थ्य पूछे, ठीक है, कंक्रीट का आनमन सामर्थ्य पूछे, ठीक है, आनमन सामर्थ्य पूछे 0.7 अंडर रूट एफ सी के, इस फार्मूले को आपको भूलिएगा मत, छोटा सा फार्मूला है लेकिन ये भी कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इस वजह से आपको इस फार्मूले को ध्यान में बिठा करके चलना है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एकल प्रवृत्त धरण में प्रभावी गहराई d, दार्शनिक अक्ष की गहराई n है तो धरण की उत्तोलक भुजा होगी। मैंने आपको बताया था जब हम लोग आरसीसी क्लास ले रहे थे, मैंने आपको बताया था उत्तोलक भुजा क्या है। अभी मैं फार्मूले से ही मैं बता रहा हूँ कि आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर पता कर सकते हो कि आंसर कौन सा है। पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। यदि किसी, ठीक है, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी एकल सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में, ठीक है, ये भी कह सकते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, फोर्स्ड बीम, या इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं एकल प्रबलित धरण में, ठीक है, बीम में अगर प्रभावी गहराई दिया है डी, प्रभावी, जिसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, प्रभावी गहराई डी तथा तथा उदासीन अक्ष की गहराई, उदासीन अक्ष की गहराई, ठीक है, गहराई अगर n हो तो धरण की उत्तोलक भुजा होगी, तो धरण की, तो बीम्स की उत्तोलक भुजा पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। यदि किसी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में प्रभावी गहराई दिया जाए डी और उदासीन अक्ष की जो गहराई है वह प्लस मान दिया हो, तो पूछ रहा है बीम की जो आपकी उत्तोलक भुजा होगी जिसको हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। अभी उसको क्या फार्मूला बनेगा, उसका हम लोग फार्मूला भी बनाए थे कुछ लीवर आर्म के तौर पर, हम लोग जब डिराइव कर रहे थे फार्मूला वगैरह वहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे आपके सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में, ठीक है। तो उस केस में आपका फार्मूला क्या बना था, ऑप्शन यहाँ पे है आपके सामने, ऑप्शन ए डी प्लस एन। क्या ऑप्शन ए था? नहीं, ऑप्शन ए नहीं था, ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। ऑप्शन 2 एन माइनस डी, क्या कुछ ऐसा फार्मूला था? नहीं, ऐसा फार्मूला नहीं था। ऑप्शन 3 डी प्लस एन बाई 3, क्या ऐसा फार्मूला था? नहीं सर, ऐसा फार्मूला नहीं था, वहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस की जगह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। वो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है आपका, वो आपका दिया है डी माइनस एन बाई 3। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जब ऑप्शन ए नहीं सही होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो आप इससी बात है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इस करेक्ट आंसर होगा। जहाँ भी लीवर आर्म की बात करेगा, जहाँ पर फार्मूले को पहचानना होगा, तो आप याद रखिएगा प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। डी माइनस एन बाई 3 करते हैं, न कि डी प्लस एन बाई 3 करते हैं, ठीक है। क्लियर? आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इसका फार्मूला कभी या तो फिर कैलकुलेट करने के लिए भी, कैलकुलेट करने के लिए नहीं जनरली पूछता है, ठीक है। अगर जैसा पूछेगा कैलकुलेट करने के लिए भी, तो आपको ये फार्मूला अगर पते रहेंगे तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें जनरली फार्मूले पे लीवर आर्म का ही, ठीक है, इस भी यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। फार्मूले में हो सकता है वो कुछ और चेंज कर सकता है, नो डाउट, लेकिन आपको भी बेसिक ये जो मेन फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलिए, और जो एक लीवर आर्म होता है आपका, ये क्या होता है? एक दूरी होती है, ठीक है, लंबवत दूरी होती है। क्लियर? कि संपीड़न जो बल होता है उसका केंद्र तथा तनन बल की जो क्रिया बिंदु होती है, ठीक है, उनके मध्य की जो होती है ये दूरी होती है। जैसे अगर हम इसका फिगर बनाए यहाँ पे, जैसे अगर हम इसका फिगर बनाए यहाँ पे कुछ ऐसा, जो आपका डायग्राम बनता है, ठीक है। क्लियर? ये अगर आपका एक्स है, ठीक है। क्लियर? तो मैं एक्स को यहाँ पे एन मान ले रहा हूँ, ओके, ठीक है। और ये आपको पता है स्मॉल डी होता है, और ये दूरी यहाँ से लगा करके इसके आपके
संपीड़न के जो क्षेत्र है इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ से लेकर करके आपका यहाँ तक, ठीक है, इसके टेंसाइल के, ठीक है, क्लियर। टेंसाइल के बिंदु तक जो आपका होता है दूरी, ये दूरी हम जनरली क्या मानते हैं, ये मानते हैं आपका लीवर आर्म। क्या होता है? लीवर आर्म होता है, ठीक है, लीवर आर्म। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तोलक भुजा, जो कि आपका निकलता है कितना, d-n/30। क्लियर? ओके। तो इस बात को आपको समझ में, उस समय भी इसको मैं बताया था कि ठीक है, जब लीवर आर्म यहाँ यूज़ करना पड़ रहा था तो आपको मैंने बताया था। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे हैंडल कर सकते हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब अगर आपका, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर आपका एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस का मान, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो मान है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का मान उदासीन क्रांतिक उदासीन अक्ष का मान, ठीक है, में अगर संबंध बताना हो, ठीक है, संबंध अगर बताना हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये कह रहा है इसमें से कि अगर यक्से की वैल्यू, ठीक है, यक्से की वैल्यू क्या है आपका, ज़्यादा है यक्सी से, सपोज डैट आपने क्वेश्चन ये पूछा कि जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो मान है वो आपका ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो क्या कंडीशन बनेगा, अंडर होगा, यहाँ ऑप्शन में मान लीजिए अंडर इनफोर्स होगा, अंडर होगा, ओवर होगा, या फिर बैलेंस सेक्शन होगा। थर्ड वाला जो होगा आपका बैलेंस सेक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। सोच के बताइएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मान अगर ये एक्स से ज़्यादा है इससे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो इस केस में क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसा केस बनता था, हम लोग जब सवाल लगाते थे, जब भी आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा आता था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो कंडीशन आपका ओवर का होता था। क्या बनता था? ओवर का बनता था। इसी प्रकार अगर आपका एक्स ही बड़ा हो जाए, ठीक है, इसी प्रकार आपका अगर एक्स ही बड़ा हो जाए तो ये कंडीशन हो जाएगा आपका अंडर इनफोर्स का। इसका हो जाएगा अंडर इनफोर्स्ड का, ठीक है, अंडर इनफोर्स्ड का। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बैलेंस होगा तो अभी सी बात है, एक्स से बराबर एक्स हो जाता है। क्वेश्चन 2 पे पूछता है अंडर की ओवर, बैलेंस वाला सबको पता, लेकिन कंफ्यूजन होता है इसमें अंडर की ओवर, ओके। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी दोस्त, ठीक है, पूछ रहा है द minimum area of tension reinforcement of steel in a singly reinforced beam of width b and effective depth। पूछा जा रहा है कि आपसे कि एक शुद्ध धरण जिसकी चौड़ाई जो बी दिया है, प्रभावी गहराई डी दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर पूछ रहा है कि आपका जो है विड्थ दिया हुआ बीम का अगर विड्थ दिया है, बीम का विड्थ दिया हुआ है आपका बी दिया हुआ है, ठीक है, विड्थ दिया है बी आपका, ठीक है,
और उसके बाद से आपका दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जो है आपका डी है, ध्यान दीजिएगा। बीम पी दिया हुआ था, इफेक्टिव डेप्थ आपका डी दिया हुआ है, विड्थ भी पता है, डी पता है। और इस केस में पूछा जा रहा है कि मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट कितना होगा, उसका फार्मूला बताना है। ठीक है, उसका फार्मूला बताना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, सब के सब नोट्स में आपके मिलेंगे। ठीक है, सारे सारे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे क्लास में, वो आपको सब क्वेश्चन इससे आपके फार्मूले छोटे छोटे मिल रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.85 BD अपॉन, ठीक है, FY। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.85 BD। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 BD FY। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है BD अपॉन FY। ठीक है, देख कर बताइए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा फॉर्मूला तो हमने कहीं पढ़ा है। ठीक है, जो कि इसमें से ना कि ऑप्शन 4 लग रहा है सही, ना ऑप्शन 3 लग रहा है, ना ऑप्शन 2 लग रहा है, बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्या हो सकता है आपका, मैं बता रहा हूँ। या तो फार्मूला पूछेगा, तो फार्मूले पर वही आपको क्लिक कर ले जाओगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू विड्थ बी और इफेक्टिव डेप्थ डी की वैल्यू दे दिया अगर, या फिर जो आपका स्टील का ग्रेड दिया हुआ है FE 415, FE 250 जो भी है, अगर देता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा भाग करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। और एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे कंपटीशन का एक राजस्थान चाहिए में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इस बात को याद रखना, इस फार्मूले को याद रखना। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है बी जो होता है इस फार्मूले में, जहाँ इस बी है जो यहाँ पे, वो आपको मैंने बताया था जो होता है बीम का क्या होता है, विड्थ होता है, विड्थ होता है। और डी जो होता है आपका इफेक्टिव इफेक्टिव डेप्थ होता है। क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। इस दोनों बातों को क्या रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो क्वेश्चन होना चाहिए आपको उसको फिर क्या करते हैं। ठीक है, चलिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिए। जो जो फार्मूले छोटे छोटे हैं उस फार्मूले पे थोड़ा सा हाईलाइट करते रहिए, क्योंकि आरसीसी में या तो IAS को प्रोविजन पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई डाटा टेबल से आपको याद होना चाहिए, या फिर आपके छोटे छोटे फार्मूले, ठीक है, आपको यहीं से, या फिर छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, जिसके मैं आगे बताऊंगा आपको जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है संपीड़न में चढ़ाव लंबाई से कम नहीं होगी। संपीड़न, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, पहले इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। लैप लेंथ इन, लैप लेंथ इन इन compression shall not be, compression shall not be less than, shall not be less than। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि संपीड़न के केस में चढ़ाव लंबाई, जिसको लैप लेंथ बोलते हैं, से कम नहीं होगी।
ठीक है, से कम नहीं होगी। भैया ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, अब इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला आपका पहला ऑप्शन दिया था ये बी सी डी। ऑप्शन ए दिया है 15 से कम, 15 से कम, कम 20 से कम, कम 24 से कम, कम 30 से 30 से कम। ठीक है, तो याद रखना जब भी वर्ड आएगा, ध्यान देना, जब भी आएगा आपका कंप्रेशन, ठीक है, जब भी बात आएगा कंप्रेशन, तो उस केस में आपका जो ऑप्शन होगा सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन जो सी होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन जो सी होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर, इन केस ऑफ कंप्रेशन। किसकी बात बोल रहा है? लैप लेंथ का। मैं अभी बता रहा हूँ लैप लेंथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आगे। अगर वही क्वेश्चन में अगर वो टेंशन पूछ लेता, ठीक है, टेंशन पूछ लेता, तो उस केस में आपकी वैल्यू जो आंसर होता है वो 35 हो जाता है। कितना जाता है? 35 वैल्यू कंसिडर करता है। लेकिन जब कंप्रेशन पूछ रहा है तो वहाँ पे वैल्यू क्या है? 24 लगेगा। लैप लेंथ का मतलब ये होता है, जैसे कोई सरिया है, ठीक है, मान लीजिए एक सरिया की लंबाई जो भी है, उस सरिया की लंबाई, एक सरिया जनरली 13 मीटर मतलब मार्केट में जनरली अवेलेबल होती है। तो उसके बाद अगर कोई काम आगे बढ़ाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ता है, एक दूसरे पर सरिया इस तरह आपको क्या करना पड़ता है, लैप करना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लैप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, यही आपका लैप लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं हम लोग लैप लेंथ। ठीक है, लैप लेंथ बोलते हैं। और एक कंडीशन जो है आपके IS कोड टेबल में भी IS कोड प्रोविजन में भी मिल जाएगा। जब आप IS कोड 456 2000 देखोगे तो वहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा, ही मिल नहीं सकता, मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग IS कोड से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि कंप्रेशन के केस में लैप लेंथ कितना होता है और आपके टेंशन के केस में कितना का लैप लेंथ होता है। ठीक है, क्लियर, इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सोडियम में पढ़िएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, चलिए अब जो है एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला है जो कि आपके उत्तराखंड में भी पूछा हुआ जेई में, ठीक है, आपके यूपी में भी पूछा हुआ है जेई में, तो क्वेश्चन वहाँ से यहाँ बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, और ये भी फार्मूले बेस्ड है। देखो जितने हमने मैक्सिमम देखे हैं उसमें या तो IS कोड प्रोविजन टाइप के होते हैं या फिर फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, द नॉमिनल शियर स्ट्रेस tau v in a reinforced concrete beam is given by concrete beam is given by, मतलब प्रबलित कंक्रीट धरण में, ठीक है, जो आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस
जो फार्मूला होता है टाउ वी का वो क्या होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, फार्मूले पूछे किसके, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है टाउ वी से, ठीक है। तो इसका मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, इसको पहचानिएगा कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है, जो आपका नॉमिनल नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस जिसको हम टॉवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वी डी अपान वी यू, वी डी अपान वी यू। ऑप्शन सेकेंड वी यू अपान वी डी, ठीक है। ऑप्शन थर्ड जो होगा आपका वी यू इंटू वी डी। चौथा ऑप्शन है आपका वी यू बी अपान अपन डी, अपॉन डी, ठीक है। ऑप्शन को दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन जो नीचे कट रहा है, ठीक है, तो ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस जिसको हम लोग टाउ वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का बस फार्मूला बताना है, ठीक है। पूछा है वी डी अपान वी यू। सेकेंड ऑप्शन वी यू अपान वी डी। थर्ड आपका वी यू इंटू वी डी। फोर्थ ऑप्शन वी यू बी अपान डी, अपान डी। देख के बहुत सा सिंपल सा, जब हमने नोट्स बनाए थे तो वहाँ पे मैंने हमें शियर स्ट्रेस बताए थे। टॉबी का जो फार्मूला होता है आपका एक्टर शियर फोर्स और अपान में विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है, बी इंटू टी, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। क्लियर क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे हम लोग फिर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट है, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। इसमें टर्म याद रखना, क्योंकि टॉ भी कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वी यू होता है आपका सी एफ फोर्स होता है, ठीक है, और आपका डी आपका जो होता है आपका धरन की चौड़ाई, और डी जो होता है आपका धरन की प्रभावी गहराई होती है। इस बात को यहाँ से जितना टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुआ है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इस चीज़ को कॉपी में लिख लेना, ठीक है। टॉवी के फार्मूला जो होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये आपका होती है, उसको लिख लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है शियर इन्फोर्समेंट, शियर reinforcement is provided in the form of, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कि एक आरसीसी खंड में, ठीक है, एक आरसीसी खंड में
कर्तन प्रतिबल किस रूप में डाला जाता है, ठीक है, कर्तन प्रतिबल प्रतिबल किस रूप में डाला जाता है, ठीक है, किस रूप में डाला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है किन किन फॉर्म में डाला जाता है बस। और मैंने इसको भी बताया था क्लास में, तो आपको जब ऑप्शन देखोगे तो आप ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो देखो, क्वेश्चन था आपका किन किन फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं सीरियल इन्फोर्समेंट को, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है वर्टिकल स्टीयरअप। अब लग रहा है कुछ सुना हुआ लग रहा है कि सर हाँ वर्टिकल स्टीयरअप सुना हुआ लग रहा है, स्टीयरअप, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका बेंटअप बार्स, बेंटअप बार्स। सी दिया हुआ आपका इंक्लाइंड स्टीयरअप, इंक्लाइंड स्टीयरअप। और सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्टीयरअप के रूप में भी डालते हैं, हम होता है उसका बेंटअप बार के भी होता है, इंक्लाइंड के भी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। भाई सब फॉर्म है उसके शियर एनफोर्समेंट को, ठीक है, क्लियर, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर आप पढ़े रहोगे तब इजी रहेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो आई थिंक ये इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, जो आरसीसी क्वेश्चन जो अभी तक चला हुआ है हमारे, जितने भी हमने क्वेश्चन कराया है, जितने भी उसका रिवीजन कराया है, एज ए रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिवीजन कर जो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो फॉर्मूले है उसको पेज पे आप लिखता करो, ठीक है, एक थोड़ा सा कष्ट करिए आप लोग कि उसको पेज पे लिखा करो, ठीक है। जब पेज पे लिखे रहोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को वैल्यू को आप एक बार थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ठीक है। जब रेड करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आसानी होगा उस चीज़ को करने में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपके आरसीसी क्वेश्चन का ही सीरीज होगा आपका, ठीक है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जितना भी नोट्स हमने बनाया अभी अभी जितना क्वेश्चन हमने किया, इसके पहले भी वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराए थे। तो अगर आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो या फिर कहीं उसको राइट डाउन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने चैप्टर वाइज में जो भी आपके जो चैप्टर स्टार्टिंग से हो रहे हैं धीरे धीरे उसी तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और बीच में जितना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जितना फॉर्मूले आ रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिविजन भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसको मैंने वही बोला, उसको क्या करना है, आपको कॉपी पे ही लिखना है, कॉपी पे लिखे रहोगे तो इसका फ़ायदा दिखेगा, अदरवाइज भूल जाएगा, ठीक है, क्लियर, अदरवाइज ये भूल जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब क्वेश्चन आपको कराया जाता है तो जो उसमें मेन टॉपिक होता है उसको क्या करो, राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है, राइट डाउन कर लिया करो, क्लियर। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है, बाकी आगे भी पढ़ते रहिए, बस मेरे साथ चलते रहिए, साथ साथ जो भी आपका क्वेश्चन हो जा रहा है उसको आप लोग करते जाइए, ठीक है। तो जो भी इसमें कंबाइंड क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको हर सब्जेक्ट से, मतलब हर टॉपिक से, ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट से ही है, लेकिन हर टॉपिक से जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक मिल रहा है
सब्जेक्ट से आरसीसी से, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तक लिए धन्यवाद।